हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मीनिंग किया था, एक्सप्लेनेशन की थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में किया था, जब भी हम कोई कमोडिटी कॉन्टिन्यूस कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती जाती है। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम करेंगे एक्सेप्शनल केस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सेप्शनल केस का मीनिंग क्या होता है? जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसको हम कंज्यूम करने से उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। जब किसी कमोडिटी की कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन करते हैं, मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हमने कहा था दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। सो इसका फर्स्ट है क्यूरियस एंड रेयर थिंग्स। जो बहुत रेयर थिंग्स होती हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, जिसकी हमें क्रोसिटी होती है, अगर वो हम चीज़ कलेक्ट करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी इंक्रीज होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, उसके बाद अगर हम सेकंड यूनिट कलेक्ट करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेयर थिंग स्टैम्प्स हैं, वो कलेक्ट करते हैं, कोई डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज कलेक्ट करते हैं। अगर उसके पास मान लो 99 कंट्रीज की करेंसी है, अगर एक और कंट्री की करेंसी मिल जाए, उसके पास 100 कंट्रीज की करेंसी हो जाएगी। तो ऐसी थिंग्स को वो कलेक्ट कर रहा है, तो उससे मिलने वाली जब 100 कंट्रीज की उसको करेंसी कलेक्ट की है, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होगी? इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। अब सेकंड पॉइंट है मीजर्स। मीजर्स, कुछ कंजूस लोग, अगर उनके पास गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, अगर उसको अलग कमोडिटीज मिल जाए और एडिशनल यूनिट्स मिल जाए, क्या वो उनकी सेटिस्फैक्शन रिड्यूस हो जाएगी? नहीं। तो मीजर्स लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वो गोल्ड सिल्वर को क्या करते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं, उनकी कलेक्शन इंक्रीज करते हैं। थर्ड वन इज गुड बुक और म्यूजिक। अगर हमें कोई बुक अच्छी लगती है, हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड टाइम पढ़ते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। लाइक दिस म्यूजिक, जब भी कोई नया सॉन्ग आता है, म्यूजिक है, हमें अच्छा लगता है, अगर हम एक बार वो सॉन्ग सुन लिया, सेकंड टाइम फिर प्ले करते हैं, थर्ड टाइम फिर प्ले करते हैं, तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अभी जैसे कोई मुझसे वाला करण औजले का कोई नया गाना लॉन्च होगा, तो अब सबसे पहले आप एक बार सुनोगे, सेकंड टाइम फिर सुन लोगे, थर्ड टाइम फिर सुनोगे, तो आपको सेकंड टाइम सुनने से वो सॉन्ग क्या मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी? नहीं। तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। फोर्थ वन इज ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड मीन्स शराबी। अगर वो लिक्विड पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अगर वो एक यूनिट कंज्यूम करते हैं, उसके साथ जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, सेकंड यूनिट से उनकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। दैट्स वाई वो बहुत सारे पैक कंज्यूम कर लेते हैं। सो ड्रंकर के केस में हमारी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। फिफ्थ वन इज इनिशियल यूनिट्स। इनिशियल यूनिट्स मीन्स स्टार्टिंग यूनिट्स। अगर हमें मिलने वाली स्टार्टिंग यूनिट्स हैं, उनकी क्वांटिटी प्रॉपर ना हो, एप्रोप्रिएट ना हो, तो फिर सेकंड यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं करती, वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। अगर मान लो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, हमने पानी पी रहे हैं, वाटर के लिए हमने 1 गिलास पानी लिया, लेकिन गिलास क्या था? छोटा गिलास था, उसकी मिलने उससे हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो हमने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी ड्रिंक कर लिया, जिससे हम मिलने वाली हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट आर द एक्सेप्शनल केस, जहाँ पर
मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं करती बल्कि क्या होती है, इंक्रीज करती है। सो इसमें कह सकते हैं जब भी हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करती है। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश कर रही है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। मार्केट में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं और कंज्यूम की जाती है उसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम खाने वाली कोई भी चीज़ ले लें, एक सिंपल बिस्किट ही ले लें, बिस्किट में भी कितने फ्लेवर अवेलेबल हैं। इसका रीज़न क्या है कि अगर हम एक ही फ्लेवर के बिस्किट कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, डिमिनिश कर जाएगी। सो मार्केट में क्या किया जाता है, कंज्यूमर की टेस्ट को, प्रेफरेंसेस को देखते हुए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को एनालिसिस करके वो सारे फ्लेवर को प्रोड्यूस किया जाता है। सो मार्केट में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, क्योंकि हर सक्सेसिव यूनिट से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है। तो कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए उसमें क्या लाई जाती है? वैरायटी लाई जाती है, सो दैट कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो सके। सेकंड वन इज बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजम्पशन। लॉ ऑफ कंजम्पशन मीन्स हमारे पास लॉ ऑफ कंजम्पशन में वो आगे लॉ आएंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, इन सबको लॉ करेंगे। ये लॉ सब किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड वन इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज जो हमें डेली यूज करते हैं, उन प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? लो है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज के प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वैल्यू इन यूज, जिनकी वैल्यू इन यूज ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। अगर हम एक दिन पानी ना मिले क्या होगा? हम मरने वाले हो जाएंगे। सो उसकी वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा लो क्यों है? क्योंकि वाटर की सप्लाई क्या है? अबंडेंस में है, बहुत ज्यादा है। अगर इसकी सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होने से उससे जो प्रोड्यूसर को मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है? कम होती है। सो इस प्रोडक्ट की प्राइस लो डिटरमिन की जाती है। और वैल्यू इन एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, इसकी वैल्यू इन यूज कम है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है? बहुत कम है। इसकी सप्लाई कम होने की वजह से इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ वन इज प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होते हैं मार्केट में? बाय मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर प्रोडक्ट की प्राइस डिटर्मिन होती है। अब अगर प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट ज्यादा सेल करने हैं तो उस प्रोडक्ट की क्या करेगा? प्राइस को लो कर देगा। प्राइस लो क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि उसको पता है कि अगर कंज्यूमर जितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा क्वांटिटी लेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? डिमिनिश कर जाएगी। अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी सेल करनी है तो उसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी लो करना पड़ेगा। दैट्स वाई कि मार्केट में बहुत सारे सेल्स लगाई जाती हैं। सेल्स लगाने से क्या होता है? प्रोड्यूसर की क्वांटिटी ज्यादा सेल हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को जितनी क्वांटिटी ज्यादा ले रहा है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो रही है।
अगर प्राइस लोग पे कर रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर लेगा, उसको बैलेंस हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी विद द प्राइस लेवल। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्स का मीनिंग होता है विद द इंक्रीज इन इनकम हमारा टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाए। हमारे देश में इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे ही पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होने से उसका टैक्स रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को अप्लाई किया जाए। इसको ये माना जाता है कि जिस पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा है, मान लो एक पर्सन 1 करोड़ रुपया अर्न कर रहा है, उसको 1 लाख से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, वो कम मिलेगी। लेकिन अगर एक पर्सन है उसकी टोटल इनकम 2 लाख है तो उसके लिए 1 लाख की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर हम एक करोड़ रुपया अर्न करने वाले से 1 लाख रुपया टैक्स ले लें और उसको पुअर पीपल को सब्सिडी के रूप में दे दें जिसकी उसकी हेल्प हो सके, तो इकोनॉमी में क्या होगा, इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। Then sixth one is advantage to the consumers। कंज्यूमर को एडवांटेज किस बात में है कि उसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होती है। आगे हम थ्योरी करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि कंज्यूमर उतने ही क्वांटिटी पर कंज्यूम करता है जिससे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट वन इज बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, इनकम में इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन रिच से इनकम लेकर पुअर को ट्रांसफर करना, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिच से क्या करते हैं, हम टैक्स ज्यादा ले लेते हैं और पुअर को क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं, जिससे इनकम क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे क्या होता है, इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस हो जाती हैं। ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ। इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हम किसी जो हमारी मार्जिन यूटिलिटी है, मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश करती है, जे क्या बन गई, एक रियलिटी बन चुकी है, रियलिटी है, इसको हमने एप्लीकेबल किया है। प्रोडक्शन में कंजम्पशन वैरायटी, लो कंजम्पशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं जिसको हमने एप्लीकेबल किया है। सो विद दिस हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने एक्सेप्शनल केस कर ली इंपॉर्टेंस की। और लॉ एप्लीकेबल क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम एक कंज्यूमर है, ज़्यादा से कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करती जाती है। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।